तो जो विधायक जी जो कार्रवाई कराकर मुझे फंसाकर मुझे बर्बाद करने की साजिश रहे हैं, उनका चेहरा काला पड़ जाएगा। जिससे लगभग 520 करोड़ की संपत्ति आपकी कुर्क की गई और आप पर मात्र 32,000 लूट का केस दर्ज होता है। ये तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। यही बात तो हम आपसे बीच में कहना चाहते हैं कि लोगों को यही तो समझाएं प्रशासन की, एक तो इतना करोड़ों की आप संपत्ति मालिक बता रहे हो, फिर 32,000 की लूट हम पे लगा रहे हो, 15,000 हमसे बरामद करा दे रहे हो और आप बदनाम हमें कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ आप बदनाम करो, आप मुझे 15,000 में बंद करा रहे हो। अगर समय ठीक रहा और परिस्थितियां बदल गई, हो सकता हो तो मैं कोई 5,000 बंद करा दे। राज को लेकर जो आप पर केस दर्ज हुए हैं उसमें क्या है? जिस घटना इससे पहली FIR में ना तो भगने की बात ही नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं वो अपना सर मार के खुद मरने की कोशिश कर रहे थे, या वो पुलिस दरोगा से उनका झगड़ा व्यक्तिगत हो रहा है। उस झगड़े से हमसे क्या संबंध है? आकर बदनाम करके मैंने पहले भी कहा और अभी कह रहा हूँ कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी से मिलकर मैं ये सब बातें उनके सामने रखूंगा, जिन्होंने कार्रवाई की वो सब जेल में होंगे। अब लगभग 65 केस दर्ज हैं। आपके अनुसार कितने केस सही हैं और कितने आप पे फर्जी है? कि पहले मुझे अवगत कराया जाए, जो 65 केस आप बता रहे हैं उनकी FIR निकाल के दिखा दो हमें, कितनों में आरोप दाखिल हुए हैं। वो दीपक यादव थे भी, हम के नहीं थे। अगर न्यायालय ने केस बरी कर दिए हैं तब भी आप उनको अपराधी मानेंगे हमको? क्या न्यायालय से भी बड़े हैं आप? 2022 का पर्चा देखें, 2022 में मेरे खिलाफ 4 केस लिखे हुए हैं, वो भी आचार संहिता उल्लंघन के केस हैं ये। तब मैं कह सकता हूँ उसके बाद आपने मेरे खिलाफ केस कितने दर्ज किए हैं, जब आप ये हिसाब पूछेंगे वो हिसाब भी मैं आपको दूंगा। जो 1000 बेटियों की शादी नहीं कर सकता वो मुझे अपराधी बताएगा, जो स्कूल नहीं खोल सकता मुझे अपराधी बताएगा, जो बांध नहीं बना सकता मुझे अपराधी बताना पड़ेगा उसको, जो सड़कें नहीं बना सकता, जो राजनीति में काम नहीं कर सकता, उसे मुझसे जीतने के लिए मुझे कुछ नया नाम तो देना पड़ेगा। फर्जी केस आप बता रहे हैं, तो क्या आप उन केसों को लेकर मानहानि करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, अभी हम मानहानि भी करेंगे और हाईकोर्ट भी जा रहे हैं। सरकार के ये भी आरोप लगाए हैं कि आप अवैध रेत उत्खनन में आप नंबर 1 रहे बुंदेलखंड के अंदर। हमारे पास एक पट्टा था जो हमारी पत्नी के नाम था, और वो तो कोई सरकार के भरोसे पट्टा नहीं चला हमारा पट्टा कोर्ट के आदेश पे चला। लेकिन उस समय आपको रेत किस भाव से मिलती थी? तो 700-800 रुपए में आदमी गाँव में बालू डाल के जाता था। जिस दिन से हमारा पट्टा गया हुआ है, जो कह रहे थे हम अवैध खनन कर रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं, वो कितने की बालू बेच रहे हैं? वो 30,000 रुपए रेट ओपन किया उन्होंने। जांच जरूर होगी और ये जांच में ये साबित करे कि कैसे इतना पैसा इनके पास आया करूंगा। और आपके इंटरव्यू में संकल्प ले रहा हूँ आपसे वादा कर रहा हूँ, पूरे जीवन में कभी ये काम नहीं करूंगा। बताते हैं 37,000 करोड़ के आप मालिक बन बैठे, आप इतना बड़ा प्रॉपर्टी एम्पायर खड़ा कर दिया। इसके लिए कितनी बार विधायक बनना पड़ेगा सामने वाले को, तब वो आपकी बराबरी कर पाए? आपकी मून सिटी पर भी आरोप है कि ये भी आपकी भ्रष्टाचार से कमाई हुई एम्पायर है। ये आपके परिवार को मौका देती है तो आप अपने बेटे को आगे करेंगे या खुद चुनाव लड़ेंगे? नारायण यादव जेल गए तो क्या जिनके लिए आपने लड़ाइयाँ लड़ी, इनके लिए काम किया, झांसी के उन समाजवादी नेता हैं, वो आपके साथ खड़े रहे आपकी मदद में? दुश्मन मान के राजनीति चल रही है तो उसका फर्क तो दिखाई पड़ता है आज। जी, क्या आप निमाड़ी की तरफ मीरा यादव चुनाव लड़ने जाएंगी क्या 2028 में? मीरा जी नहीं लड़ेंगी। मैं आपके साथ साजिश की गई थी या कोई समझौता था, ये भी आप पर आरोप लग रहा है। तो ये 2-2 बार का जेल चले गए होते और संपत्ति क्यों पूरी एक कोई गाड़ी छूटी हमारी लगता है। जिस तरीके से जो इतना बड़ा हिसाब किताब हुआ है, कभी सत्ता में आए तो हिसाब किताब पूरा करेंगे आप? जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आज मैं बुंदेलखंड झांसी में हूं और जहां पर एक ऐसी शख्सियत जो सत्ता में भी मशहूर होते हैं और जब सत्ता नहीं होती है तब भी चर्चाओं में रहते हैं। इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह दीपक यादव। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। नमस्कार, आपको स्वागत आपका झांसी में। जी, पहला सवाल करना चाहेंगे, ये पॉडकास्ट का ये पहला सवाल करेंगे दीप नारायण दीपक यादव जी से। बड़ावनी गांव से निकल करके झांसी तक पहुंचते हैं और इतना बड़ा एम्पायर शिखर पर आप पहुंच जाते हैं, इस सफलता का राज क्या रहा आपका? देखिए, मेरा ये मानना है अपने जीवन के सफ़र के विषय में कि जब हम किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं और हम पूरी निष्ठा और उसके साथ काम करते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो फिर संयोग और सफलताएं आपके साथ चलती हैं। मेरे संग ये सौभाग्य जोड़ा कि हम गांव से निकलकर झांसी पढ़ने आए। क्राइस्ट द किंग से हमारी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। ये सौभाग्य जुड़ गया कि मैं गांव से आकर इंटर कॉलेज के चुनाव में पहली बार में प्रेसिडेंट बन गया 87 में। और फिर उस समय एक सौभाग्य और जुड़ा हमसे कि हम लोग उच्च छात्र संघ के प्रोग्राम के अवसर पर मैंने इंदिरा गांधी जी की मूर्ति की स्थापना कराई वहीं उसी कॉलेज में।
तो उस समय उस कॉलेज की स्थापना के मूर्ति की स्थापना के अनावरण के समय शीला दीक्षित जी जो है उसका अनावरण करने आई, और ये सौभाग्य जुड़ा, वो पहली बार कन्नौज से सांसद बनी थी और उस आवरण के समय पर वो बस हुई। फिर मेरा राजनीतिक सफर आगे बढ़ा, हम डिग्री कॉलेज पहुंचते हैं। डिग्री कॉलेज में भी मुझे छात्र संघ का चुनाव लड़ने का मौका मिला। मेरे साथी, सहयोगी, मित्र, साथियों ने मदद की और मैं कह सकता हूं कि मैं वहां भी सफलता पाया और डिग्री कॉलेज में प्रेसिडेंट बन गया। और लोगों में ये मानना था उस समय तक कि मैं उस सबसे कम उम्र का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मेरे जीवन में जुड़ गया। फिर मेरे जीवन का एक नया सफर शुरू हुआ कि उस छात्र संघ के कार्यक्रम में मैंने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को आमंत्रित किया और ये मेरा सौभाग्य मेरे जीवन के साथ जुड़ा कि वो छात्र संघ के शपथ ग्रहण में आए। मुझे ये भी याद है कि उनके साथ उस समय सिक्योरिटी अफसर के रूप में एसपी सिंह बघेल साहब रहा करते थे, जो आज सेंटर में मिनिस्टर हैं, वो नेताजी के साथ चलते थे। तो मैं बहुत सारे उन लोगों को भी याद करता हूँ जो उस प्रोग्राम के साथ जुड़े। और मेरे राजनीतिक सफर की एक नई शुरुआत थी समाजवादी आंदोलन में शामिल होने की। फिर एक सौभाग्य जुड़ा मेरे जीवन में तीसरा कि मैं 93 में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बन गया। वो भी एक अनोखी बात थी कि मैं पूरे प्रदेश में सबसे कम उम्र का किसी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बनने का सौभाग्य जुड़ा और 3 टर्म मैं लगातार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहने का सौभाग्य मेरे जीवन में जुड़ा। पार्टी में सक्रियता के कारण पहले मैं युवा सभा का अध्यक्ष बना, फिर 97 में मुझे आदरणीय नेताजी ने लोहिया वानी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और मैं कह सकता हूं कि राजनीति के सफर में मेरी जो कोशिश थी, मेरे साथियों ने जो मेरे सहयोग किया या पार्टी और दल के नेता ने आशीर्वाद बनाए रखा, जिसके कारण जल्दी जल्दी सफलताएं मिलती चली गई। और एक ऐसा मुकाम भी आया कि पहला एमएलए का चुनाव तो हम 98 में लड़ गए, जब हमारी उम्र पूरी 25 साल हो रही थी और मुझे 98 में पहली बार निवाड़ी से चुनाव लड़ने का मौका मिल गया। उस समय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और जब हम चुनाव में समाजवादी पार्टी उतरी तो फिर वहां चुनाव बदल गया और कांग्रेस पार्टी को अपने प्रत्याशी को डमी घोषित करना पड़ा और निर्दलीय के साथ खड़े होना पड़ा। तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई उस चुनाव में 98 में। बीजेपी भी हमसे पीछे छूट गई और चुनाव समाजवादी पार्टी वर्सेस निर्दलीय के बीच में हो गया। और फिर वो बहुत सारे वो घटनाक्रम के कैसे जीते क्या जीते वो सुनाने से ठीक नहीं है, लेकिन वहां सफलता राठौर साहब को मिली और हम दूसरे नंबर पे रहे। फिर मेरा राजनीतिक सफर के साथ फिर उत्तर प्रदेश वापस लौटते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिला 2004 में लोहिया वानी संगठन का। और मैंने पूरे प्रदेश में समाजवादी आंदोलन को लेकर आदरणीय नेताजी की नीतियां, आदरणीय अखिलेश जी का जो सफर और उनकी सोच को लेकर मैं पूरे देश में भी घूमा हूं। और फिर मुझे सौभाग्य जुड़ा 2007 में मैं पहली बार एमएलए बना और मैं उन लोगों के बीच चुनाव लड़ा जिनको हराना संभव नहीं था। मैं कह सकता हूं महाराजा समतर साहब जो 7 बार एमएलए रहे, गृह मंत्री रहे यूपी के, एक राजनीति में बड़ा स्तर था उनका और हमारी उम्र उनकी उम्र में काफी फर्क था। और लेकिन फिर भी लोगों के प्यार सहयोग ने, सभी वर्गों के लोगों ने साथ दिया, सहयोग किया, साथियों की मदद की, पार्टी की नीतियां और पार्टी के नेताओं का साथ संयोग बना और मुझे सफलता मिली। मैं 7 से 12 एमएलए रहा, फिर 12 से 17 दोबारा मैंने चुनाव लड़ा। मैं दोनों बार उनसे चुनाव जीत कर आया। जवाहर सिंह राजपूत जी से चुनाव हार जाते हैं। देखिए, जवाहर सिंह राजपूत जी तो गांव का प्रधान का चुनाव नहीं जीत सकते। बीजेपी की वजह से हो सकता है उन्हें सफलता मिल जाए, दल की वजह से सफलता मिल जाए और कुछ राजनीतिक परिस्थितियां बनती है। कांग्रेस का अलायंस कभी कभी कहीं पर बहुत फायदेमंद साबित हुआ, लेकिन कहीं नुकसान की वजह भी बन गया। मैं कह सकता हूं कि जब हम कांग्रेस के अलायंस में गए तो वो वोट का डायवर्जन नहीं हो पाया। कांग्रेस 40-45 हजार वोट पाती थी और बीजेपी लगभग 50 हजार वोट से हमके हार के चल रही थी। 30,000, 35,000, 40,000 के अंदर से हम जीतते थे। लेकिन फिर कांग्रेस के ना लड़ने की वजह से जो वोट की परिस्थितियां बन गई, जिसके कारण जवाहर जी को मौका मिल गया सफलता पाने का, तो वो सफलता उनकी नहीं है, या तो मैं मानता हूं कि उन्हें किन्हीं और वजह से वोट मिले हों, पर लोगों ने प्यार के साथ हमारा साथ दिया और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसको जिताने की कोशिश की। अगर एक कन्या के आपने कन्यादान किए, इतनी बहनें तो किसी विधायक के पास नहीं होगी। हाँ, मैं कह सकता हूँ ये सौभाग्य भगवान ने हमारे जीवन में जोड़ा है। और राजनीति में मैं कई मौकों पर बोलता हूँ ये बात कि हमसे लोग बहुत राजनीतिक पदों पर हो सकते हैं, बड़े पदों पर जाएंगे, पर जितनी बहनें भगवान ने मुझे दी है या मेरा जितनी बहनें मेरे पास है, इतनी है किसी देश में किसी नेता के पास नहीं है। और हम उन रिश्तों को भगवान की दया से मैं उन रिश्तों को निभाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। मैंने हर रक्षाबंधन पे उनको आज भी बुलाता हूँ। आज पहले 2004 से शुरू किया था और इस समय 26 है। तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 20-22 साल हो गए हैं। 20-22 साल से लगातार अपनी बहनों को बुलाते हैं। अभी जब हम जेल चले गए पिछली बार, हमारी सारी बहन लड़ने आ गई थी। उन्होंने कहा हम धरने से नहीं उठेंगे, हम जब तक आप छूटेंगे नहीं। मैंने उनसे प्रार्थना की जेल पे अंदर बुलाकर उनको कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, मेरे पर एक कलंक मत लगाओ। एक भाई अपनी बहनों को दाव पे लगा दे, मेरे उनके लिए व्यर्थ है ये सब बात है। हम छूट जाएंगे, न्याय मिलेगा हमको। इस बार भी बहनों मेरी संपर्क किया, जेल पहुंची कि मैं बताओ मैं क्या करना है। मैंने बिल्कुल कुछ नहीं करना है,
सब लोग देख रहे हैं, न्याय मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका है, फिर भगवान की एक अदालत है, समाज की अदालत है, और सब जानते हैं कि मेरे संग क्या चल रहा है। आपको बिल्कुल कोई आंदोलन नहीं करना। फिर भी मेरी कुछ बहनें 25-50-100 आके मिली थी, डीएम साहब से ज्ञापन भी दिया था, और मेरे लाख रोकने के बाद कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि इसमें अब तुम इन्वॉल्व हो, क्योंकि जिस तरह का माहौल है, कोई ऐसी हालात ना बन जाए कि तुम्हारा भाई बंदे हो, तुम्हारे खिलाफ भी कोई मुकदमा लिख दे, तो मैं नहीं चाहता, मैं इस कलंक को लेकर जी नहीं सकता। मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब भी आप वो रस्म निभा पा रहे हैं या फिर अब आपने रोक लगा दी है? नहीं, मैं आज भी निभा रहा हूँ। और मैं कह सकता हूँ, अभी 4-5 दिन पहले की बात है मेरी, जिसकी मैंने शादी की थी बहन पूजा पाल जी की, उनकी बेटी की शादी थी। तो मैं टीका बेला देने जरूर पहुंचा वहां पर, और उन्हें बड़ी खुशी लगी। रिश्तेदार भी हमारे जो आए थे वो खुश हुए। और मैंने पहले भी कहा कि रक्षाबंधन के एक प्रोग्राम में जब हम जेल चले गए थे, नहीं बुला पाए थे, तो अगली बार जब मेरी बहनें मिली तो बहुत रोई थी। 2 बार मैंने उनको बहुत रोते हुए देखा। एक बार जब मैं चुनाव हारा, तब इस बार बहुत रोई कि कैसे हार गए आप, एक फोन हमें लगाते आप, हम 1000 जरूर है, हम 10,000 लोगों के तो कम परिवारों से जुड़े ही हैं, कम से कम हम अपने परिवारों से ही सब जाके हाथ फैला लेते, अपनी झोली फैलाते आपके लिए, तो आपको कोई नहीं हरा सकता था। पर मैंने पहले भी बोला और अभी बोला कि हम राजनीति में, हमारा रिश्ता पवित्र है, बहन भाई का रिश्ता। मैं राजनीति में आपका कोई इस तरह का इस्तेमाल नहीं चाहता जिससे आपकी कोई मान प्रतिष्ठा खराब हो। ये सौभाग्य मेरे जीवन में जुड़ा कि आप मेरी बहन हो और ये बना रहे। उन्होंने कहा था कि आप नहीं बुलाते हो तो हमारा घर में सम्मान घट जाता है, और आपका पत्र पहुंच जाता है बुलाने के लिए तो हमारी घर में इज्जत बढ़ जाती है। मैंने ये बात सुनकर अपने सभी भाइयों से भी कहता हूं कि बहन भाई का रिश्ता कितना पवित्र है। अगर बहन बाहर है तो कितने भी व्यस्त रहना, पर रक्षाबंधन पे अपनी बहन से जरूर मिलना। दीपनारायण जी, एक आपका दूसरा रिकॉर्ड ये भी बताता है कि आपने 15 बोतल लगभग खून दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति जो प्रेजेंट में एमएलए हो, कोई भी हो, इतना खून दे सकता। मैं तो चाहता हूं कि मेरा कोई रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन मैं जब तक और देता रहूंगा। मैं अभी भी हर जन्मदिन पे देता हूं। इस बार मैं धोखे से छूट गया, पर अगले साल फिर दूंगा। मैं सोचता हूं कि इस कंपटीशन में मैं आगे बना रहा हूं। रिकॉर्ड की लड़ाई है, और सबके मन में अगर एक एमएलए या एमपी कोई अगर ब्लड डोनेशन करता है, तो जो जनता के मन में, गांव में जो एक नई दुर्भावना भरी हुई है या अज्ञानता के कारण ये भाव है कि हम ब्लड देंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। और मैंने ये कब शुरू किया, जब एक बार हम ब्लड डोनेशन कैंप में, एक सम्मान समारोह हो रहा था मेडिकल कॉलेज में, हम वहां गए तो वहां एक कहानी सुनाई लोगों ने, डॉक्टर ने, कि एक पति पत्नी भर्ती थी, उसकी जान जाने वाली थी, और उसने कहा कि ब्लड चाहिए, तो पति से कहा तुम ब्लड दे दो, उसका ब्लड ग्रुप भी मिल गया। लेकिन पति ने कहा कि हम देने लगा ब्लड, तो पत्नी जो जान जिसकी जा रही, उसने कहा कि नहीं, तुम ब्लड खून मत देना अपना, तुम्हें खून नहीं देना, हम तो बच जाएंगे। मतलब पत्नी के मन में क्या भाव पति के प्रति, कि उसका खून, भले हम मर जाए पर हमारे पति का खून हमें ना लग जाए, वो ऐसी सोच। और पति भी इतना बेशरम निकला कि छोड़ के भाग गया। उसने सुनाया तो डॉक्टर जो इलाज कर रहा था उसने अपना ब्लड डोनेट कर दिया। मैंने वही तय कर लिया था कि अगर इस भाव को मिटाना है तो पहले हम ब्लड डोनेशन शुरू करेंगे, और मैंने अगले जन्मदिन से ही शुरू किया। और आप साक्षी है, यहाँ के पत्रकार साक्षी है, और झांसी का मेडिकल कॉलेज साक्षी है कि हर साल हम लोग बड़ी संख्या में ब्लड डोनेशन करने जाते हैं, और सबसे पहले अपना खून लौट करते हैं, जिससे लोगों के मन से भय खत्म हो। और आज मुझे उम्मीद है कि इसके कारण भी अवेयरनेस बढ़ी है, अब लोग ब्लड डोनेशन की तरफ बढ़े हैं। जी, एक अगला सवाल ये भी करना चाहेंगे, जब आपका विधानसभा चुनाव का दौर हम देखते हैं तो तमाम वो वीडियो बताते हैं कि जब आपका दौरा जिस गांव में होता था और लोगों को पता चलता था कि आपका इस गांव में दौरा है, तो उस समय लोगों की शिकायत होती थी कि भैया हमारे यहाँ हेडपम्प लगवा दो, नल लगवा दो, तो आपकी मशीन पीछे चलती थी वहाँ, और तुरंत 2 दिन के अंदर खुद जाया करता था। देखिए, हम लोगों ने इसलिए इन सब कामों को करने की कोशिश की कि लोग किसी को एमएलए नहीं बनाते, पर अपने सारे सपने, सारी उम्मीदों से जोड़ लेते हैं। और एक तरफ हमारी कोशिश थी, हमने गरोठा के लिए बेहतर सड़कें कैसे बने, वो बड़ी सड़कें एरस से लेकर मोरानीपुर, 141 करोड़ की सड़क, हम लोगों ने गुरसाई से लेके कोटरा की सड़क, गरोठा से लेके हम लोगों ने मोरानीपुर की सड़कें 50-100 करोड़ की बनाई, बांध लेकर आए। 125 साल के बाद एक नया बांध बना के लेकर एरच पे लेकर आए थे हम लोग। लोग कहते थे पहले, जब हम भाषण देते थे कि हमें, अगर हमारी सरकार बनेगी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम बांध बना देंगे, तो लोग कमेंट्स करते थे, मजाक उड़ाते थे और लिखते थे कि बन गया बांध और आ गया पानी। और ये बात मेरी वो सुन रहे होंगे जिन्होंने ये कमेंट किया था, बोला था मुझसे एक मंदिर पे, तो मैंने कहा था कि अगर बांध नहीं बना पाए तो राजनीति छोड़ देंगे हम। और मुझे ये सौभाग्य मिला कि आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, और मैंने अपनी ये बात सुनाई, और उन्होंने एक बड़ा बांध, एरच का, परीक्षा के बाद बंगाली खाड़ी तक कोई बांध नहीं है, और ये परीक्षा बांध 125 साल पुराना था, कभी भी फट सकता है। और परीक्षा बांध एक छोटा सा बांध है, डायवर्जन बांध, एक तरीके से पानी को डाइवर्ट करते हैं, यूपी एमपी के बहुत सारे जिलों तक पानी पहुंचाते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये कोशिश करी
कि जाकर जो है बांध बने, और वो बांध लगभग 60-70% बन गया था। आज 8-9 साल होने जा रहे हैं सरकार बदलने के बाद, वो बांध जांच के नाम पर वहीं पड़ा है। हजारों लोगों का जीवन, किसानों का भविष्य अंधेरे में है। मैं ये प्रार्थना भी करता हूँ इस सरकार से कि राजनीतिक लड़ाइयां चलती रहेगी पर उसको जल्दी पूरा कराइए, जिससे लोगों की जिंदगी बदली जा सके। ये इतने कुछ काम आपने गिनाए, आपने खून का रिश्ता होता है, जिस तरीके से आपने वो रिश्ता भी निभाया है और बहन भाई का बंधन भी, रिश्ता भी आपने निभाया है। इसके बाद भी 2-2 बार आप चुनाव हार जाते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छे कामों की परीक्षा है। हमने स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर की थी, पूरा समतर का CSC PSU CSC बदला, मोट में ट्रामा सेंटर बनाया, मामोर में गुस्साई को अच्छा किया, गरोठा अच्छा किया, गरोठा में ITI लेके आए, एक सरकारी इंटर कॉलेज जो है हम लोग आदरणीय अखिलेश जी का दौरा पड़ा, खड़ौरा में बना दिए, हम लोग मॉडल स्कूल बनाए। इतने सारे काम उन 5 सालों के बीच में किए कि ये 9 साल में कोई 2-4 काम नहीं गिना सकते आज। तो मैंने कहा कि कामों से तो आज भी हम जीते हैं, उन्हें समय ज्यादा मिला है, और पर वो कामों में आज भी हर काम में पीछे हैं। वो लड़कियों की शादी नहीं कर पाए, वो किसी गरीब की इलाज में मदद नहीं कर पाए, वो कोई अच्छे बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, गरीबों को शिक्षा नहीं दे पाए। तो मैं कह सकता हूं कि वो वोट से जीतकर MLA तो हो सकते हैं, पर जो कामों की श्रृंखला हमारी है उससे वो आज ही हमसे हारेंगे। जी, तो जिस तरीके से दीप नारायण जी यादव जी, जो आपने अच्छे कार्य गिनाए हैं आपने, लेकिन उसके पीछे भी आप पर तमाम प्रकार के ये भी आरोप लगाए हैं कि आप अवैध रेत उत्खनन में आप नंबर 1 रहे बुंदेलखंड के अंदर। इन आरोपों को किस तरीके से देखते हैं? या जिस तरीके से आप पर यह भी आरोप है कि आप लगभग 37,000 करोड़ के मालिक हैं। नहीं, ये तो आपको पहले तो बता दें आपको कि हमारे पास एक पट्टा था जो हमारी पत्नी के नाम था, और वो पट्टा आदरणीय अखिलेश जी ने नहीं दिया था, वो आदरणीय मुलायम सिंह यादव की सरकार जी में हमको ये पट्टा मिला था, हमारी पत्नी के नाम, हमारे पिताजी के नाम। फिर बहुजन समाज पार्टी सरकार आ गई, उन पट्टे पर रोक लगा दी गई, हम पे हमारे सिक्योरिटी जब्त कर ली गई, हम न्यायालय चले गए, और वो 4 साल के बाद न्यायालय ने आदेश किया कि ये गलत तरीके से कार्रवाई की गई है, इनका पट्टा वैलिड है, इनकी सिक्योरिटी वैलिड है, इनको पट्टे का समय पूरा मिलना चाहिए। तो कोई सरकार के भरोसे पट्टा नहीं चला हमारा पट्टा कोर्ट के आदेश पे चला, और हम लोगों ने एक मर्यादा रखी। मेरी बात आपके मार्फत लाखों लोगों तक जाएगी, हजारों लोग सुनेंगे इसको, बुंदेलखंड के झांसी के लोग भी सुनेंगे, गरोठा के लोग भी सुनेंगे। जब तक हमारी पत्नी के नाम एक सिर्फ लीज थी, वो भी 26 महीने चली है सिर्फ लीज, लेकिन हमने एक मर्यादा रखी। कभी भी जो घाट के मुनाफे की जो बात लोग करते हैं, हमारे यहाँ 10-12 हजार से अधिक, 10,000 से 12,000 से अधिक कभी भी गाड़ी लोड नहीं हुई कोई। मेरी बात सुनकर अगर एक भी आदमी मेरी बात को याद कर ले, आप गांव में अगर पूछेंगे कि उस समय आपको रेत किस भाव से मिलती थी, तो 700-800 रुपए में आदमी गांव में बालू डाल के जाता था, और 10-12 हजार की वजह से 15-16 हजार में झांसी में और सब जगह बालू मतलब ये सैंड मिलती थी। लेकिन जिस दिन से हमारा पट्टा गया हुआ है, जो कह रहे थे हम अवैध खनन कर रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं, वो कितने की बालू बेच रहे हैं, वो 30,000 रुपए रेट ओपन किया उन्होंने। और जो आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, उनके पास तो पट्टा ही नहीं रहा कोई, बिना पट्टे के सारा काम करने गए। हम तो कुल 26 महीने चलाए, एक एक चीज का हिसाब किताब सब कुछ आज विभाग में है। मैंने कोई अवैध काम नहीं किया, और मैंने जब ये सीधे आरोप लगने लगे तो मैं आज आपके मार्फत कह रहा हूँ, पूरे जीवन में कभी बालू का काम नहीं करूंगा, क्योंकि जिससे बदनामी मिले वो काम नहीं करना है। मैंने 2 चीजें की, मेरे पास क्रेशर भी थे, मैंने 2 चीजें अपने बिजनेस से हटा दी दिमाग से, ना तो हम जीवन में कभी बालू खनन करेंगे, ना इसका पट्टा लेंगे। ये एक व्यवसाय है, लोग करें, हमें नहीं करना इसको। इंटरव्यू में ये संकल्प ले रहे हैं या आप पहले ले चुके हैं? नहीं, मेरे मन ने पहले ही संकल्प ले। बताओ, मैंने आज के कोई दोबारा कभी सुनाओ किसी ने कि मैंने ये काम किया? मैं कभी नहीं करूंगा, और आपके इंटरव्यू में संकल्प ले रहा हूँ, आपसे वादा कर रहा हूँ, पूरे जीवन में कभी ये काम नहीं करूंगा जिस काम से कोई बदनामी मिले। जी, जब आपने सारे अच्छे काम किए, फिर भी आपके 500 करोड़ का जो है आपकी प्रॉपर्टी कुर्क की गई, इतना पैसा कहाँ से आया? मैंने कहा ना कि आपकी जो भी आज की तारीख में कोई गांव का आदमी ये बात बोलता है या सुनता है तो अजीब सा लगता है, पर एक पढ़ा लिखा पत्रकार, एक अच्छे समाज के लोग जो शिक्षित हैं, आज तो सारी चीजें ITR में आपके पास हैं। मैं 2007 में MLA का चुनाव लड़ा, मैंने अपना ITR डाला, एक डिसमिल जमीन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा काम, कोई भी नहीं छुपा सकता। जो MLA का पर्चा भरेगा, MP का पर्चा भरेगा, यहाँ तक कि अब तो गांव के प्रधान का पर्चा भरने पे आपको सब डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपके कितने मुकदमे हैं और आपके पास क्या प्रॉपर्टी है। तो मैं कह सकता हूँ एक चीज छुपी नहीं है। फिर मैं 30 सालों से बिजनेस में भी हूँ, और मेरा ITR 30 सालों से भर रहा हूँ। आज मेरा एक एक चीज सब कुछ आज पड़ा हुआ है, ऑनलाइन है, सब चीजें हैं।
और आप मेरा पर्चा खोलेंगे सब चीजें मिलेंगी कि जो कार्रवाइयां 500 करोड़ को लेकर की उन्होंने, तो मेरे सारी मेरी संपत्ति, रिश्तेदारों की संपत्ति, सब दूसरों की संपत्ति को जोड़कर हमारी संपत्ति बता दी गई। तो मैं सोचता हूँ जब न्यायालय सुनेगा सारी चीजें तो एक दिन सारी चीज सच्चाई सामने आएगी। और आज की तारीख में कोई जो जिस तरह की पॉलिसियां हैं, टैक्सेशन की पॉलिसियां हैं, बिजनेस की सारी जो चीजें बनी हुई हैं, भी इस तरह की जो बात कह के मैं अफवाह हो सकती है, लोग उसको बड़ा एनालिसिस कर सकते हैं, पर जब उसकी सच्चाई में जाएंगे तो एक एक चीज का हिसाब मिलेगा। और वो ये इतना सब कुछ है नहीं। अब आप 100 करोड़ रुपए किसी बैंक ने फाइनेंस किसी प्रोजेक्ट को किए हो, या 200 करोड़ का कोई बैंक से फाइनेंस प्रोजेक्ट हो, आप उसको हमारा प्रोजेक्ट बताने लगो तो ये आपकी समझ हो सकती है। इस करके जो गलत तरीके की रिपोर्ट लगाकर बदनाम करने की कोशिश की गई, या जो मेरे नाम पर मेरे सहयोगी साथी जो लोग रिश्तेदार जिनकी फॉर फादर की प्रॉपर्टी है, मेरे सालों की जो प्रॉपर्टी उन्होंने नहीं खरीदी, उनके फादर ने नहीं खरीदी, फॉर फादर की प्रॉपर्टी है, 50-100 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को भी सीज कर दिया आपने। तो मैं कह सकता हूं कि जिस दिन न्यायालय में ये सब चीजें जाएंगी, और मैंने कई मौकों पर यह भी कहा कि जो मेरे खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं, जिस दिन मैं ये बातों को लेकर कभी मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, मैं इसलिए बात बोलता हूं अपनी कि मैं मुख्यमंत्री किसी दल के नहीं होते, मैं अखिलेश जी को याद करता रहता हूं। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो हर दल के नेता मिलते थे, और जब भी कोई ऐसा बात सुनी उन्होंने 1 मिनट में एक्शन ले लिया, और अगर पार्टी के खिलाफ भी कुछ करना पड़ा तो उन्होंने 1 मिनट सोचा नहीं। तो मैं सोचता हूं वही मैं अखिलेश जी को आदरणीय योगी जी में ढूंढता हूं कि जिस दिन मेरी बात सुन लेंगे, मैं आज नहीं कल तो मिलूंगा उनसे, और मिलकर मैं अपनी सच्चाई बताऊंगा, कैसे मुझे लेखराज वाले केस से फंसाया, जिस आदमी से मेरा कोई संपर्क नहीं है, मुझे कैसे अभी पालीवाल ये मुकदमा लिखा रहे हैं, रिकॉर्ड और लोगों की जो आरोप मुझे मिल रहे हैं, अब लगभग 65 केस दर्ज हैं। आपके अनुसार कितने केस सही हैं और कितने आप पे फर्जी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने कहा कि कुछ चीजें जीवन में, राजनीतिक सफर में ऐसी बनाई जाती है कैसे हम आपको बदनाम करें। मैंने इसकी सफाई में ये बात बोली है, मैंने अपने ITR अपने उससे मांगा है, सूचना के अधिकार से मैं अभी लोगों से मांग रहा हूँ, प्रशासन से भी मांग रहा हूँ कि पहले मुझे अवगत कराया जाए, जो 65 केस आप बता रहे हैं उनकी FIR निकाल के दिखा दो हमें, कितनों में आरोप पत्र दाखिल हुए हैं, वो दीपक यादव थे भी, हम के नहीं थे। तो मैं कह सकता हूँ मैंने जब 2007 में पहला पर्चा भरा, मैं आज रिकॉर्ड भी लेकर बैठा हूँ, मैंने पहले भी किसी को दिखाया, आपको दिखा रहा हूँ। 2007 में जब मैंने अपना पर्चा दाखिल किया, जो आज गूगल में पड़ा हुआ है, ऑनलाइन आप देख सकते हैं उसको, कभी कोई पूरा देश देख सकता है, उसमें 2 केस दर्ज हैं। तो अगर मेरे पास और केस थे तो ये मेरा पर्चा बचता क्या ये छुपाया जा सकता किसी से? फिर मैंने 2012 में चुनाव लड़ा, उस समय मेरे पास 6 केस हैं, ये 6 केस दर्ज है। आप अभी अपना डालिए दीपनारायण सिंह के पर्चे खोल के देख लीजिए, और फिर बाकी 60 केस कहाँ चले गए अगर 6 है, 65 बता रहे हैं आप। फिर मैंने 2017 में पर्चा भरा है MLA का चुनाव, 4 चुनाव मैंने लड़े हैं, 17 मेरे पास 1 केस है, कुल 1 केस बचा था। अगर न्यायालय ने केस बरी कर दिए हैं तब भी आप उनको अपराधी मानेंगे हमको? क्या न्यायालय से भी बड़े हैं आप? उसके बाद भी आपराधिक इतिहास को गिनाएंगे हमारे? उसके बाद फिर आप 2022 का पर्चा देखें, 2022 में मेरे खिलाफ 4 केस लिखे हुए हैं, वो भी आचार संहिता उल्लंघन के केस हैं ये। तब मैं कह सकता हूँ उसके बाद आपने मेरे खिलाफ केस कितने दर्ज किए हैं, जब आप ये हिसाब पूछेंगे वो हिसाब भी मैं आपको दूंगा। पर मैं कह सकता हूँ कि बदनाम करने की नीयत से जो भी किया गया राजनीतिक विरोधियों के द्वारा, मैं आज भी मांगता हूँ कि बताओ, क्या न्यायालय में केस जो मुक्त होने के बाद भी आप उसको आपराधिक इतिहास बताएंगे हमारा? या जो मुकदमे लिखे जिसमें मेरा नाम ही नहीं था, उसमें बल्दियत का पता नहीं है, उनको मेरा रिकॉर्ड जोड़कर जिनकी FIR नहीं दिखा सकते आप आज, जिनमें आरोप पत्र ही दाखिल नहीं हुए किसी में, वो भी हमारा आपराधिक इतिहास रिकॉर्ड बनाएंगे? तो बदनाम करने के लिए कर सकते हैं, पर जनता जानती है। 9 साल से मुझे 93 से सुरक्षा मिली, सरकारी गनर मिला मुझे पुलिस का, 93 से लेकर जिस दिन तक मुझे लेखराज वाले केस से फंसाया, उस दिन तक मेरी कभी सुरक्षा हटी नहीं। क्या मेरे सरकारी सुरक्षा के बाद भी मेरे संग घटनाएं घटती नहीं और मेरे मुकदमे लिखते रहे, वो बने रही साथ मेरे? तो मैं कह सकता हूँ ये सब बातें राजनीतिक करके बदनाम कर सकते हैं। राज को लेकर जो आप पर केस दर्ज हुए हैं उसमें क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही तो आपसे बोलूंगा कि पहले आप लेखराज की FIR तो पढ़ लें। जो लेखराज आए थे, जिनसे हमें जोड़ा गया, वो ना हमारे विधानसभा के रहने वाले, ना राजनीति में हमारा उनसे कोई उस तरह का वो समाजवादी पार्टी के कभी सदस्य रहे, पार्टी के लीडर भी रहे, वो दूसरी पार्टी में चले गए या कहाँ रहे, उनका वो आते हैं, उनको पुलिस लेकर आती है, और वो उनकी पत्नी चेयरमैन बन गई, वो उनके साथ 50-60 लोग मिलते हैं। जो थानेदार FIR लिखाते हैं पहली बार गोसाईगंज में, उस FIR में मेरा कहीं नाम है क्या? 2 आदमी के खिलाफ FIR लिखाकर वो लिखाते, वो भागने की बात ही नहीं कर रहे हैं। और आप 1 महीने बाद उस घटना को लेकर एक घटना नई बना देते हैं, अखबार में छपवाते हैं, फिर एक स्टोरी तैयार करते हैं। जिस घटना इससे पहली FIR में ना तो भागने की बात ही नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं वो अपना सिर मार के खुद मरने की कोशिश कर रहे थे, या वो पुलिस दरोगा से उनका झगड़ा व्यक्तिगत हो रहा है, उस झगड़े से हमसे क्या संबंध है? तो मैं सोचता हूँ कि मुझे फंसा कर बदनाम करके, मैंने पहले भी कहा और अभी कह रहा हूँ कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी से मिलकर मैं ये सब बातें उनके सामने रखूंगा, जिन्होंने कार्रवाई की वो सब जेल में होंगे।
मुझे मानना है, मेरा मानना है। मैं तो आज भी उनमें अखिलेश जी ढूंढ रहा हूँ कि अखिलेश जी की तरह वो भी जिस दिन मेरी बात सुन लेंगे, क्योंकि जब अखिलेश जी के सामने किसी पार्टी का कोई लीडर पहुंचता था और वो कहता ये हमारे साथ गलत हो रहा है, वो 1 सेकंड में एक्शन लेते थे। मैं आज भी उनमें यही ढूंढता हूँ। मैं उस पद पे किसी पार्टी के लीडर को नहीं देखता। मैं देखता हूँ कि पद तो एक संवैधानिक ऐसा पद है जो सबको न्याय देता है। उस पद पर व्यक्ति कोई दूसरा कोई भी हो सकता है, और उस पद से तो हम ये उम्मीद पालते हैं कि हम भी मिलेंगे, और जिस दिन हम मिलेंगे दोनों केसों के बारे में जानकारी देंगे। तो मैंने कहा कि जो विधायक जी जो कार्रवाई कराकर मुझे फंसाकर मुझे बर्बाद करने की साजिश रहे हैं, उनका चेहरा काला पड़ जाएगा। और मेरी सच्चाई ये है कि कोई जो 1000 बेटियों की शादी नहीं कर सकता वो मुझे अपराधी बताएगा, जो स्कूल नहीं खोल सकता मुझे अपराधी बताएगा, जो बांध नहीं बना सकता मुझे अपराधी बताना पड़ेगा उसको, जो सड़कें नहीं बना सकता, जो राजनीति में काम नहीं कर सकता, उसे मुझसे जीतने के लिए मुझे कुछ नया नाम तो देना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि इस नामों की हम परवाह नहीं करते। हमारी जनता, हमारे लोग, हमारे साथी, सहयोगी तो आप इसके तहत या फर्जी केस आप बता रहे हैं, तो क्या आप उन केसों को लेकर मानहानि करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। अभी हम मानहानि भी करेंगे और हाईकोर्ट भी जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने इस सब चीज का जवाब मैंने अपने वकीलों से भी पूछा कि इस तरह की जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जिन्हें FIR की पता नहीं है, आरोप पत्र ही नहीं पता है लोगों को, और वो मुकदमे 30 साल पुराने मुकदमे बता रहे हैं। 92 मतलब 89 90 से शुरू करके आप लाते हैं। आपके पास 2007 के पहले का कोई अगर रिकॉर्ड बता दो हमें, कहाँ क्या कैसे है। तो मैं आपको बदनाम करने के लिए, अगर किसी को सिर्फ बदनाम ही करना है तो वो आप कर सकते हैं, पर मैं इनके खिलाफ मानहानि में भी जाऊंगा जो लोग ये सब कर रहे हैं, और मैं हाईकोर्ट भी जा रहा हूँ कि ये गलत तरीके से मुझे बताकर अपराधी घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे, जिस तरीके से लगभग 520 करोड़ की संपत्ति आपकी कुर्क की गई और आप पर मात्र 32,000 लूट का केस दर्ज होता है, ये तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे? यही बात तो हम आपसे बीच में कहना चाहते हैं कि लोगों को यही तो समझाए प्रशासन की, एक तो इतना करोड़ों संपत्ति मालिक बता रहे हो, फिर 32,000 की लूट हम पे लगा रहे हो, 15,000 हमसे बरामद करा दे रहे हो, उस आदमी की FIR लिख ले रहे हो जो आदमी हमारे यहाँ 6 साल नौकरी किया हो। वो आदमी पहले 2019 में मेरे खिलाफ एक FIR लिखाते हैं, मारपीट का मुकदमा लिखाते हैं, पुलिस में FIR लगा देती है, फिर आप उसको खोल देते हैं, फिर वो दूसरी FIR जब हम जेल से छूट जाते हैं तो फिर एक FIR लिखा देते हैं वो कि मुझे जान से मार धमकी दी उन्होंने हमें। उस FIR में ना उनका नंबर है ना हमारा नंबर है, पुलिस उसमें भी चार्जशीट लगा देती है। उसी आदमी से आप तीसरी FIR लिखवा देते हैं हमें कि हम खड़े थे, हमें लूट लिया वहाँ चौराया बताया जा रहा, वहाँ उनके पास कोई एक गवाह नहीं बताया जा रहा कि कोई गवाह वहाँ पुलिस के पास हो। भाई CC फुटेज लगे हैं, वहाँ कैमरे लगे हैं, कुछ तो सबूत दो आपके भैया ये हम फलाना हम 32,000 लूट लेंगे, किसी से लूट लेंगे। तो मैंने कहा कि आप किसी का मजाक बना रहे हैं, आप किसी को अपमानित कर रहे हैं, आप क्या साजिश कर रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है, सब लोग जानते हैं। अगर मुझे ये सब कामों से मैं कोई कामयाब नहीं हुआ है, पर आप बदनाम हमें कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ आप बदनाम करो, आप मुझे 15,000 में बंद करा रहे हो, अगर समय ठीक रहा और परिस्थितियाँ बदल गई हो सकता है तो मैं कोई 5,000 बंद करा दे, तो फिर आपको महसूस होगा कि कितना गंदा लगता है जब झूठा आरोप लगता है, आप अपमानित करते हैं, आप जेल में भेज देते हैं फर्जी केस में, आप परेशान जेल में कराने की कोशिश करते हैं, और सारे नियम कानून हम पे फॉलो कराते हैं, जेल का एक दिन मुश्किल से कैसे कटे इसके लिए कोशिश करते हैं। मैं अच्छी सोच नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं आप। मैं सोचता हूँ कि ये लड़ाई ठीक नहीं है और इसके परिणाम ठीक नहीं होते, ये लड़ाइयाँ ठीक नहीं होती। हम राजनीति में अगर हैं तो हमारी लड़ाई का उद्देश्य है कि हम और अच्छा काम करेंगे, हम डेवलपमेंट के काम करेंगे, सामाजिक काम करेंगे। विधायक जी आप हमें ये बताइए, जिस तरीके से जेल में जो कैदियों के साथ व्यवहार होता है, जो नियम होते हैं, क्या वैसे आपको साथ नियम बरती गए या आपके साथ जाती हुई? कैसा रहा जेल का आपका अंदर का? देखिए, जिस तरह की व्यवस्थाएं जेल में बनी हुई हैं आज, मैं कह सकता हूं कि वो एक अलग रास्ते पे चले गए। जो अंग्रेजों का जमाना था उस जमाने पे चले गए हम वापस। मैंने लोगों ने क्या कहा कि सुधार गृह है, आरोप तो किसी पे लगाकर हम जेल भेज सकते हैं। और मैं आज भी कह सकता हूं, मैं अभी रह के आया हूं, मैं लोगों से मिलता था या मिला हूं, मैं सोचता हूँ 60-70% लोग तो निर्दोष बंद है। किसी ने घटना की है, कोई फंस गया, पूरा परिवार किसी घर में दहेज की वजह से कोई चला गया, पूरा परिवार फंस गया, उसकी माताएं बहनें भी फंस गई, सब फंस गए, और पता लगा सजा पड़ गई तो पूरी जिंदगी जेल में निकल गई। मैं तो ये बड़े सवाल है, और आज नहीं कल ये किसी उस फोरम पर जाना बड़ा जरूरी है कि आखिर उन निर्दोष लोगों को कब न्याय मिलेगा। हमारी न्याय व्यवस्था में जरूर कुछ ऐसे चीज़ों के प्रावधान होना चाहिए। जब ये कानून, ये हमारी प्राथमिकता ये कहती है, अम्बेडकर साहब ने व्यवस्था में लिखा था कि एक तरफ एक कोई दोषी तो बच जाए पर निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। जब ये प्रावधानों के साथ हम अपने कानून को बनाते हैं या चलाने की कोशिश करते हैं, फिर हम देखते हैं कि न्यायपालिका पुलिस ने जो लिख दिया उस पर फैसला हो गया, पुलिस ने दोषी पूरा परिवार बना दिया तो वो पूरा परिवार दोषी बन गया। तो इनको कब न्याय मिलेगा और कब ये व्यवस्थाएं बदलेंगी, कब इस पर मंथन होगा, कब इस पर विचार होगा? आपके साथ कैसा व्यवहार रहा?
मैंने कहा कि मेरे साथ तो वो सख्त व्यवहार हुआ जो एक आम कैदी के साथ भी नहीं होता, क्योंकि अब तो एक नई व्यवस्था बन गई है कि अगर MP MLA आप गए हैं तो आपको अलग रखना जाना है, आपके साथ उस तरह का आप कैमरा लगा दिया जाता आपकी उस बैरिक में जहाँ आप रहते हो, एक पल आपको देखा जाता है, आपको वही कंबल सरकारी कंबल में जीना है, वही सरकारी उसमें सब रहना है। तो मैं सोचता हूँ मैं उससे अलग नहीं रहना चाहता कोई भी नहीं, क्योंकि हम जैसा लोगों के साथ हो रहा है कम से कम वो चीज़ एहसास हमें भी होना चाहिए जिससे कभी वक्त बले तो हम उनके साथ भी इंसाफ और न्याय कर सकें। जिस तरीके से जो इतना बड़ा हिसाब किताब हुआ है, कभी सत्ता में आए तो ये हिसाब किताब पूरा करेंगे आप? देखिए, यही तो सोच की लड़ाई है। मैंने कहा कि ये सच है कि हमारा धर्म भी कहता है कोई हमला करे तो उस पर हमला करो आप, लेकिन दूसरा धर्म ये कहता है कि हमला करने वाले की नियत और सोच की उसकी करो और आप अपनी नियत को बनाओ। हमारी राजनीति में लड़ाई एक व्यक्ति के साथ नहीं है, बल्कि उस सिस्टम के साथ है जो सिस्टम लोगों को न्याय नहीं दे पा रहा है। वो सिस्टम ऐसा बने जिससे लोग न्याय पा सकें। ये लोकतंत्र इसलिए बना कि लोगों के साथ हम उनके सपने को पूरा कर सकें, उनकी तरक्की में शामिल हो सकें, उनकी तरक्की की वजह बने। हमारी सोच, हमारे काम करने का तरीका ऐसा हो जो लोगों की तरक्की की वजह बन जाए, ना कि सिर्फ हम अपनी लड़ाई लड़ते रह जाएं और लोगों के सारे मुद्दे, लोगों का भविष्य भाग्य खतरे में पड़े या पीछे छूट जाए। तो मेरी प्रार्थना, जब तक मैं राजनीति में हूँ तब तक मेरी प्राथमिकता लोग हैं, और जब राजनीति से बाहर हूँगा और कोई मुझसे व्यक्तिगत लड़ेगा तो उससे जरूर लड़ेंगे। यात्राएं आपको दी गई, जिस तरीके से आपकी संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई, आपको परेशान किया गया, आपके जो साथी थे तमाम लोग तो बीजेपी में चले गए, आपके मन में ऐसा ख्याल आया कि आपको पार्टी छोड़ देना चाहिए, भाजपा के साथ चले जाना चाहिए, या कोई ऑफर आया आपके पास? देखिए, मैंने कहा ये लड़ाई किसी और से नहीं, अपने आप से है। एक बात बोली थी कि आपका हमला तब तक होगा जब तक आप सक्षम होंगे, जिस दिन आप कमजोर हो जाएंगे उस दिन आपका कोई हमला नहीं करेगा, मेरा अपना मानना है। मेरा सवाल है आपसे, क्या कभी सत्ता दल की तरफ से फोन आया कि हम आपके सारे केस माफ कर देंगे, संपत्ति वापस कर देंगे, हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ? नहीं, फोन तो तब आते जब संभावनाएं दिखती है मेरे पास, ना तो मैं संपर्क में नहीं रहता। कैसे ही मैं उन लोगों से भी कम संपर्क करता हूं जो लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं। मैं, जब तक मेरा एक सोच है जिसके साथ रहो उसके साथ और मैंने कहा ना कि जिस सोच के साथ आप जीते हैं फिर बहुत मुश्किल होता बदलना, और परिस्थितियां, संकट, मुसीबत, परिवार सब कुछ खतरे में है। आज भी बहुत मुसीबत झेल रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं, बहुत तेजी से मुकदमे चल रहे हैं, और जो प्रशासन है जबरदस्ती गवाही कराकर सजा कराना चाहता है, जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं सब झेल रहे हैं। जो भी आपने इतना बड़ा, आज बताते हैं 37,000 करोड़ के आप मालिक बन बैठे, आप इतना बड़ा प्रॉपर्टी एम्पायर खड़ा कर दिया, इसके लिए कितनी बार विधायक बनना पड़ेगा सामने वाले को तब वो आपकी बराबरी कर पाए? देखिए, विधायक बनकर कोई आदमी बड़ा नहीं बन सकता। एक बात याद रखना, जो विधायक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो विधायक है वो मेरी बात सुन रहे होंगे, विधायक बनना एक ये जिम्मेदारी बड़ी है, पर कांटों का ताज है। ये मुनाफे का काम नहीं है, ये तो डोनेशन का काम है। आपकी जिंदगी में आपको समय, आपके पास जो कुछ भी है, लोग भैया, आप विधायक के पास क्या रहता है? 1.5 करोड़ का अगर वो बजट उसके पास है जो विकास के लिए है, उससे मतलब उससे क्या हो सकता है? या उसके पास तो उसका कोई प्रोविजन कुछ नहीं है। ये तो हमारी अपनी व्यवस्थाएं हैं। आप व्यापार नहीं करते हैं तो फिर आप ईमानदार नेता नहीं रह सकते, मेरा अपना मानना है। अगर आप व्यवसायी नहीं हैं, काम नहीं करते हैं, आप सिर्फ राजनीति के भरोसे ज़िंदगी जीते हैं, तो आपको ईमानदार रहने के लिए तो ज़िंदगी बदलनी पड़ेगी अपनी। और अगर ईमानदार रहना है तो आपको किसी ना किसी रूप में और भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपको अपना प्रतिनिधि नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मान लेते हैं। और उसकी बेटी की शादी है, बीमारी है, वो हर में उम्मीद पालते हैं कुछ तो मदद करो हमारी आप। तो मैं कह सकता हूँ, मेरा ये मानना है और ये बात मेरी सब सहमत होंगे कि जिनके पास व्यवसाय नहीं है, बहुत मुश्किल से उनका जीवन कटता है। विधायक का बहुत कांटों का ताज है, विधायक का भी पद, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, निभाना बहुत लोगों के साथ रिश्ते हैं, और स्थिर रहने की, उसके लिए ईमानदार रहने के लिए अगर व्यवसाय नहीं है तो बड़ी मुसीबत है ज़िंदगी में। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि हम लोग जब विधायक नहीं भी थे तब से 93-92 से हम काम में चले गए। ये जगह जहाँ बैठे हो, ये जब विधायक नहीं बने उसके कई साल पहले ये जगह हम लोगों ने खरीदी, और बहुत सस्ते का ज़माना था। फिर बैंक से फाइनेंस करा के एक प्रोजेक्ट बना डाला, क्योंकि हमने डिप्लोमा भी किया था। तो उसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि राजनीति के सफ़र में अगर नेताओं के पास पैसा दिख रहा है तो हर सफलता की वजह या बड़े बढ़ने की वजह बेईमानी नहीं है। कोई बेईमानी, और मैंने कहा ना, कुदरत बेईमानी की मदद नहीं करती। जब दिल दिमाग साफ होगा, किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, तो कुदरत इंतजाम करती है अच्छा बनाने की। आपकी मून सिटी पर भी आरोप है कि ये भी आपकी भ्रष्टाचार से कमाई हुई एम्पायर है ये आपका। मैंने कहा ना कि भ्रष्टाचार से तो एक घर की बुनियाद नहीं बन सकती, बिल्डिंग का। ये तो दूसरों की प्रॉपर्टी को हमारी प्रॉपर्टी कैसे मान के कह सकते हो? इसमें मेरा खुद का घर नहीं है आज, ये तो बैंक फाइनेंस प्रोजेक्ट है। हम तो अपना प्रोजेक्ट पास कराया, गवर्नमेंट ने नक्शा पास किया, फिर बैंक ने हमें फाइनेंस किया, हमने बना किसी को मकान दे दिया। तो ये तो डिलीवरी है, ये तो कोशिश है हमारी। इसमें हमारा कुछ, इसमें मालिक नहीं होता, कंपनी मालिक होती है, इसमें व्यक्ति मालिक नहीं होता।
तो मैंने कहा कि जो भी बना रहे हैं या बिल्डिंगें बनाते हैं वो जानते हैं कैसे कटती है ज़िंदगी उनकी। आज ज़िंदगी अपना मकान बनाना कठिन है, जब दूसरों के मकान का ठेका लेते हैं ना आप, तो पूरी ज़िंदगी आपकी ठेके उसमें निकल जाती है, बनाते बनाते कहाँ पहुँचते हैं आप। ये बात सुनकर जो इस लाइन में काम कर रहे हैं वो सब जानते हैं, पूरी ज़िंदगी दूसरों में बनाने में निकलती है। तो कुछ हमें दर्शकों को बता दीजिए कैसे दीपक यादव बना जा सकता है, कैसे आप जितना वैभव सामने वाले के पास हो, क्या करें वो? आपको कठिन मेहनत लगन के साथ काम करना पड़ेगा, और आप अगर मेहनत से काम करते हैं, राजनीति के साथ अगर आप व्यवसाय में जाना, उसके प्रति भी समय निकालना पड़ेगा और एक अच्छी सोच बनानी पड़ेगी। बेईमान सोच से कोई बड़ा बनाने न बनेगा कभी। मेरी बात सुन लेना, प्रकृति का अपना पेमेंट टेबल है। आप कितने भी होशियार और चालाक बन सकते हैं, कुछ बातें कुछ छुपाई जा सकती हैं, पर प्रकृति से कुछ नहीं छुपती। आरोप आप पर आरोप तो ये है कि आपने अवैध रेत उत्खनन करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। तो मैंने कह दिया, मेरे यहाँ जो मेरे पास 26 महीने चला है कि रुपए का हिसाब मैंने इनकम टैक्स को दिया, GST डिपार्टमेंट को दिया, खनिज विभाग को दिया। 12,000 में गाड़ी भरती थी, 7-8 हज़ार ही खर्च होते, 1,000-2,000 रुपए का प्रॉफिट नहीं होता एक घाट से एक गाड़ी में। अब आज तो ये सवाल तो उनसे करो जो आज चला रहे हैं कि 25-30 हज़ार रुपये रेट है, गांव में 5,000-3,000 से कम ट्रॉली नहीं मिलती, गांव में पिछले 8-9 साल से मकान नहीं बने हैं। मैंने कहा ना, जिस दिन ये बातें सरकार को पता लगेंगी, मुख्यमंत्री पता लगेंगे, उस दिन जो कर रहे हैं इनकी ज़मीनें खिसक जाएंगी। इनकी जांच जरूर होगी और ये जांच में ये साबित करे कि कैसे इतना पैसा इनके पास आया। हमने कहा ना, हमारा लेखा जोखा तो जनता के पास भी है और विभाग के पास भी है। मेरी बात जनता सुन रही ना कि कितने में क्या होता था और आज कितने में गाड़ी 30,000 में भर रही है। 8-9 हज़ार 10 हज़ार खर्च हो गए, 3-4 हज़ार MM के खर्चे हो गए, इसके पूरे खर्चे कहाँ जा रहे हैं? तो वो मैंने कहा हिसाब एक दिन, हमारा हिसाब भी जनता के बीच में है और उनका हिसाब भी जनता के बीच में है। हम लोग किसी थोड़े बहुत 19-20 कर सकते हैं, पर जनता से कुछ नहीं छुपता और सब चीज़ लोग देख रहे हैं। जी, तो क्या अगला विधानसभा चुनाव 2027 में दीप नारायण सिंह यादव चुनाव लड़ेंगे गरोठा विधानसभा से? मैंने कहा कि चुनाव लड़ने का फैसला मेरा कभी नहीं था और व्यक्ति को करना भी नहीं चाहिए। फैसला पार्टी का लीडर, पार्टी की लीडरशिप करती है, नेता करता है और जानकारी करता है। फिर मैंने दूसरी बात बोली है कि अपने लोगों से बात करके ही मैं चुनाव लड़ा हूँ, हमेशा साथियों से वार्ता करूंगा, जो क्योंकि राजनीति तो साझा खेती है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात। और जिसके पास सच्चे और अच्छे साथी मिल जाते हैं, सबका साथ और प्यार मिल जाता है, वो सफलता के करीब पहुंच जाता है। मैं लोगों से बात करूंगा कि तुम सब मिलकर मुझे जिता सकते हो तो मैं लड़ूंगा। और मैंने कहा ना कि मेरी कोशिश है कि दल का नेता पहले तय करे कि हमारी कहाँ ज़रूरत है। तो हमारा पास 2 लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य है कि हमें ये चिंता हो कि हम कैसे उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ लोगों की भलाई कर सकें। जब हम सत्ता में होते हैं, सरकार में होते हैं, तो हम लोगों की तरक्की के फैसले सकते हैं। विपक्ष में हम उनकी परेशानी को साझा कर सकते हैं और फैसले नहीं करने की पावर नहीं होती। तो मैं सोचता हूँ फैसले लेने की पावर मिले, उस पर काम करेंगे। आपकी 1000 बहनें नहीं कहती कि भैया चुनाव लड़ाएं आप? मेरी बहनें तो कहती है, रोने लगती है अगर मैं चुनाव लड़ने की बात करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब भी अपने भाग्य भविष्य को अपने हमसे जोड़कर देखते हैं। मैं कहता हूँ उनसे, मैंने पिछली बार अभी निवाड़ी में कहा था कि हो सकता है मैं जल्दी राजनीति छोड़ दूँ। ये बात आज की नहीं है, आज से 2-3 साल पुरानी है। और मैंने कहा था कि तुम घबराना मत, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारा साथ दूंगा, मैं परेशान नहीं होना आप। मुझे 9 साल से कार्यक्रम नहीं करने दे रहे, परमिशन नहीं दे रहे हैं, वरना मैं अभी 9 साल में भी 900 बेटियों की शादी कर चुका होता, मेरा परिवार 2000 तक पहुंच गया होता। तो मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि अभी परमिशन मिल जाए तो मैं अभी 3 महीने में फिर कोशिश करूंगा कि उन परिवारों में जिस घर में बेटी पैदा हो रही है, एक नया माहौल इस बुंदेलखंड में या पूरे देश में अलग गांव में बन गया। कर्ज में डूबा किसान, बेटी का जो बेटी लक्ष्मी का स्वरूप है, जो सारी शक्ति का स्वरूप है, उसके ऊपर मातम सा मन रहा है, ये भावनाएं दिमाग से हट। जी, अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे, गरोठा विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से मून के होर्डिंग्स हमें जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हम माने कि अगला विधानसभा चुनाव मून चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमने कहा कि ये हमारे परिवार का चुनाव नहीं है, पार्टी का चुनाव है, पॉलिटिकल चुनाव है। इसमें पार्टी आपके परिवार को मौका देती है, तो आप अपने बेटे को आगे करेंगे या खुद चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वैसे तो हम बेटे को समझा रहे हैं कि आप अभी पढ़ाई पूरी करिए और आगे बढ़िए और काम को समझिए, क्योंकि आपके पास एक और भी जिम्मेदारियां हैं इसके साथ। पर उसका इंटरेस्ट अगर राजनीति में है तो वो इंटरेस्ट उसके चाहने से कुछ नहीं होगा, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। लोगों से बात करने के बाद, लीडर को जानकारी करने के बाद, अगर तब उनको मौका मिलने की बात होगी। अभी तो लड़ाई दूसरी है। अभी हमने कहा ना कि फैसला, राजनीतिक फैसले हमारे अपने परिवार से नहीं चलते, घर से नहीं चलते, लोगों के मार्फत चलते हैं। लोग फैसला करते हैं और दल नेता फैसला करता है। दल जिसको कहाँ से किसको लड़ाना है वो तय करेंगे। हमसे पूछेंगे तो हम तो मना करेंगे। जी जी, ये तो भविष्य के गर्त में है कि कौन प्रत्याशी हो सकता है। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे जो कि पब्लिक से निकल के आ रहा है कि PDA को लेकर जो जमीन खरीदी जा रही है उसमें कुछ दलाली की शिकायत आ रही है, कुछ दलाली हो रही है उसमें।
नहीं, खरीदी नहीं, पार्टी कार्यालय की जगह खरीदी गई है। हमारे पास समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ पे 2-3 जगह पहले से भी हैं और वो भी जगह ली गई है क्योंकि जगह छोटी थी जो जगह हमारे पास पहले से है। हमारे पास मेडिकल कॉलेज के पास भी पार्टी कार्यालय के नाम जमीन है। हमारे पास यहाँ भकुंतपुरा मौजे में जमीन है। हमारे पास एक जमीन वहाँ भी खरीदी गई है करारी यूपी एमपी के बॉर्डर पे, और वो अच्छी मतलब एक बड़ा कार्यालय बनेगा। 4-5 एकड़ जमीन ली गई। आदरणीय अखिलेश जी उसको देखने भी अभी आए थे और मौके पे भी गए थे। बहुत जल्दी वहाँ भव्य कार्यालय बनेगा। बाकी आरोपों का जवाब मैं कह सकता हूँ कि मुझे जानकारी नहीं है। वैसे तो सब कुछ अच्छा है जी। क्या आप निमाड़ी की तरफ मीरा यादव चुनाव लड़ने जाएंगी क्या 2028 में? नहीं, अब मीरा यादव, मैंने एक दो बात बोली थी कि मीरा जी का जब ये पर्चा जब खारिज हो गया हमारा खजुराहो वाला, तब उन्होंने तय किया था हम राजनीति से दूर जाना चाहते हैं। हम जब पर्चा देख नहीं सके या जो हमारे साथ साजिश हो गई, बदनामी हो गई हमारी, हमें राजनीति नहीं करनी। मीरा जी नहीं लड़ेंगी, जो भी लड़ेगा उसका साथ समाजवादी पार्टी और हम लोग साथ देंगे। तो वो उस समय आपके साथ साजिश की गई थी या कोई समझौता था, ये भी आप पर आरोप लग रहा है कि प्रॉपर्टी बचाने के लिए या आपको ये समझौता किया गया था? किस तरीके से मेरी जितनी बदनामी हो सकती थी सबने बड़ी मिलकर बदनामी की है इस केस में। आपको पता है 2 तारीख को हमें टिकट मिलता है, 4 तारीख को अंतिम डेट थी, 2 को हम लोग पन्ना पहुंचे, 3 को हम लोग कटनी चले गए, 4 तारीख को पर्चा दाखिल किए। और एक नियम इतना तो पत्रकार आप भी जानते हैं, जब पर्चा दाखिल हो कम से कम 50 पत्रकार साथ रहते हैं। पत्रकारों ने पूरा रिकॉर्ड किया, पर्चा हम लोगों ने दाखिल किया और पर्चा हमारा वैलिड था। एक हमें स्लिप मिली, हम स्लिप लेके अपने घर चले आए। दूसरा पर्चा भी हमें दाखिल करना था, सेकंड सेट भी जमा करना था। मैंने पिछले इंटरव्यू में बोला था, तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के और बड़ी लीडरशिप आ रही थी, उनका इंतजार कर रहे थे कि चूंकि पिछले जो प्रत्याशी थे उनके नामांकन में मुख्यमंत्री जी और तमाम लोग आए थे, तो मेरे नामांकन में भी लोग आ रहे थे, मेरी पार्टी की लीडरशिप भी आ रही थी। वो हेलीकॉप्टर लेट हो जाता है और वो दूसरा पर्चा दाखिल करने के पहले वो जो हमारे वकील साहब और प्रत्याशी बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि 1 मिनट देख लो, बाहर तक इंतजार देख लो, दूसरे आ तो नहीं गए वो। और फिर आप बोलते हैं कि 3:01 हो गया है, आपके 100 पत्रकार वहाँ साक्षी थे, आप दूसरा पर्चा हमारा लेते हैं। जब पहला पर्चा वैलिड हो गया, सब कुछ हो गया, क्योंकि अगर पर्चे में कुछ कमी है तो नियमावली में प्रावधान है कि आप जांच का समय भी अगले दिन मिलता है। और यहाँ तक कि ये भी नियम है कि अगर कोई चीज़ अपूर्ण है, तो कोई प्रत्याशी अनपढ़ है, तब भी उसको सही कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारी की है। ये प्रोविजन है, नियमावली में है। लेकिन जब सब कुछ वैलिड है, आप सिर्फ दे दे रहे हैं हमको, हम सिर्फ एक घर आ जा रहे हैं। अगले दिन जांच के नाम पर आप हमारे प्रस्तावक को बुला रहे हैं, वकील को बाहर खड़ा कर दे रहे हैं, फाइल अंदर मंगा ले रहे हैं और उसमें आप काट के लिख दे रहे हैं कि सूची पुरानी लगी है, प्रस्तावक के दस्तखत नहीं है। जब आप बाइट दे रहे हैं, जब हमारा जिस दिन जांच चल रही है उस दिन हम लोग 12:30 बजे पहुंच गए जांच पे। सारे हमारे पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, पूरे पत्रकार आपके कम से कम 50-100 डीएम साहब छोड़ के चले जाते, जबकि नियम में ये था कि 12 से 3 तक वो बैठेंगे, सुनेंगे, अगर कोई कमी है उसको पूर्ण कराएंगे। पहले लिख के देना चाहिए था, फिर पूर्ण कराना चाहिए था, दोनों ही वो भाई। और आप पहले आपसे पूछते हैं कि हमें निवाड़ी से वोटर लिस्ट नहीं मिल रही है सर्टिफाई, तो आप कहते हैं जो सर्टिफाई है वो लगा दो, वो तो हमारा डॉक्यूमेंट है, और बाद में उसी के आधार पे आप पर्चा खारिज करते हो। धोखा है ये तो मैंने कहा कि धोखा खा गए हम लोग। कोई बात नहीं, राजनीति में ये सब चलेंगी, बातें चलती रहेंगी, लेकिन अगर यही समझौता होता तो ये 2-2 बार काय को जेल चले गए होते और संपत्ति क्यों पूरी। एक कोई गाड़ी छूटी हमारी, 35 गाड़ियाँ खड़ी है, सब पे लोन चल रहा है, मेरी बेटियों की गाड़ी खड़ी है, सब पे कर्जा भर रहे हैं हम लोग, सारे स्कूल हमारे सीज हैं, सारी प्रॉपर्टी सीज कर रखी है, बर्बादी कगार पर खड़े हैं। क्या कोई समझौता हो गया उसके बाद 2 बार जेल चले गए? समझौता होता तो फिर यहाँ होते, जेल जा रहे होते तो कहीं और खड़े होते। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा चला, क्या आपको लगता है कि पीडीए के अंदर अधिकार मिलेंगे, लोगों को मौका मिलेगा चुनाव लड़ने में, अधिकार मिलेंगे? देखिए, अखिलेश जी की पहले दिन से जब से राजनीति में है, उनकी सारी योजनाएं आप अगर फोकस देखेंगे तो उन्होंने सब वर्गों को ध्यान में रख के बनाई, पर पिछड़े दलितों का ध्यान विशेष रूप से रखा। सारे फैसलों में, चाहे लैपटॉप बंट रहे हो, चाहे हमारा कन्या वेतन बढ़ रहा हो, कुछ भी हो, कैसे हम बेटियों को आगे बढ़ाएं, सब समाज को बढ़ाने की बात की, लेकिन इन पर ध्यान रखा कि कैसे हम उनको इंसाफ दिलाएं जो पीछे छूट गए हैं। उनके लिए विशेष अवसर लेकर आए, वजीफा बढ़ाया पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए अलग से प्रावधान किए। आज भी मैं, और वो राजनीतिक रूप लेकर आया। देखेंगे आप आज अगर उनकी राज्य सफर को देखेंगे, हमारा जब भी कोई ऐसा फैसला आया सब समाज को लेने को। मैं अगर कुशवाहा समाज की बात करूँ तो हरगोविंद कुशवाहा जी को देखो आप, 3 बार पार्लियामेंट हम लोग उस समय लड़ाए जब कोई सोचता नहीं था। अगर आप पाल समाज की बात करें तो मैं राकेश पाल जी को आपके सामने बताऊं कि उनकी पत्नी को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया, सारे नियम कानून रोककर, पूरे प्रदेश का चुनाव रोककर उनको अध्यक्ष बनाने की वो भी बने, पत्नी भी बनाया। मैं श्री रामपाल जी मिनिस्टर बने, और मैं हमारे जिलों पर भी आप बात करें, वहाँ श्री रामपाल जी जालौन दिख रहे हैं, हमारे यहाँ पे संजय पाल जी झांसी में दिख रहे हैं, समाज के अध्यक्ष भी रहे, एक पैसा परिवार जिसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है पूरे उसमें। आप रात दिन लोग मेहनत कर रहे हैं, सब वर्गों का, लोगों का समर्थन हमारे साथ है।
मैं कह सकता हूँ कोई एक ऐसा, जैसे हमारे सीताराम जी कुशवाहा हैं और संजय पाल जी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, पर आप देखेंगे अखिलेश जी जब भी आए होंगे उन्होंने अलग से बात की होगी, समस्याएं पूछी होंगी। जब भी संजय पाल जी मिलने गए होंगे उनको एक विशेष सबूत देकर उनसे कहा पाल समाज की और परेशानियों को बताइए, अवगत कराइए। छोटे छोटे मुद्दों पर जब भी कोकोई बात उन्होंने उठाई उसको प्राथमिकता पर लेते हैं। तो ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी में हर वर्ग के लोगों का सम्मान है और हमेशा सम्मान रहना है। आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि बुंदेलखंड के टिकटॉक में आप देखेंगे कि पूरा पीडीएस जमीन पर आपको दिखाई पड़ेगा। एक एक वर्ग के लोग जो समाज का हिस्सा है, और खासतौर से मैं कह सकता हूँ कुशवाहा समाज है, पाल समाज है, या रायकवाड़ समाज है, या और अन्य पिछड़े वर्ग की कौमें हैं, या अगड़े भी वो लोग जो उपेक्षा में रखे गए हैं, उन सबको भी मौका देकर जो पीडीए का सच्चा और अच्छा नारा है उसको जमीन पर उतरता देखेंगे आप। बिल्कुल। तो आज आपकी जनता न्यूज़ के इस पॉडकास्ट में आज बहुत से सवाल पूछे हमने, वो तमाम प्रश्न रखे जो जिनके आंसर जानने के लिए, उत्तर जानने के लिए आप बेताब। भी आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।